ट्रेजर हंटर की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दुनिया की जहां सब कुछ मतलब सब कुछ बदल चुका है। सोचिए, एक सोलर फ्लेयर, सूरज से निकली एक आग की लपट और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी खत्म। सरकारें वो तो बस अब किस्से कहानियों में रह गई हैं और उनकी जगह अब राज करते हैं क्रूर वॉरलॉर्ड्स इन टूटे फूटे खंडहरों पर। अब ऐसे खतरनाक माहौल में जहां हर कदम पर मौत है, वहां जिंदा रहने के लिए एक खास किस्म का हुनर चाहिए। और यही कहानी में एंट्री होती है जेक की। एक ऐसा आदमी जो पुरानी खोई हुई दुनिया की चीजें ढूंढता है और उसे अपने काम में सबसे बेस्ट माना जाता है। और जेक का हुनर वो हमें तुरंत देखने को मिलता है। वो कोई मामूली चोर नहीं है, बल्कि एक भूत की तरह है। एक आलीशान पेंट हाउस में घुसना, एक मुश्किल तिजोरी को तोड़ना और रास्ते में आने वाले हथियारबंद गुंडों को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देना, ये सब कुछ वो करता है सिर्फ एक एक दुर्लभ वायलिन के लिए। पर इस नई दुनिया का एक ही नियम है, हर चीज की एक कीमत होती है। जेक वो वायलिन ऑगस्ट नाम के एक ताकतवर वॉरलॉर्ड को सौंपता है, लेकिन उसे आज़ादी नहीं मिलती, बल्कि मिलता है एक नया काम, एक ऐसा ऑफर जिसे वो चाह कर भी मना नहीं कर सकता। और ये नया मिशन क्या है? जंग की आग में झुलस रहे पेरिस के एक सरकारी बंकर से मोनालिसा को चुराना। सुनने में ही ये एक सुसाइड मिशन लगता है ना? पर इसका इनाम जेक के लिए दुनिया की हर चीज से बढ़कर है, एक नाव। और ये सिर्फ एक नाव नहीं, ये इस बर्बाद हो चुकी दुनिया से आज़ादी का टिकट है। तो मिशन जेक को ले जाता है पेरिस, लेकिन अब ये वो सिटी ऑफ लाइट्स नहीं रहा। ये शहर अब एक और भी ज्यादा खूंखार वॉरलॉर्ड के कब्जे में है, एक ऐसा शैतान जिसके सामने ऑगस्ट भी किसी फरिश्ते जैसा लगे। तो मिलिए वॉल्कोव से, पेरिस का नया बादशाह। देखिए, ऑगस्ट अपना राज लेन देन से चलाता है, पर वॉल्कोव वो डर से हुकूमत करता है। वो शतरंज का बड़ा शौकीन है और उसकी चालें, वो सड़कों पर सरेआम लोगों को फांसी देकर चलता है। पेरिस पहुंचकर जेक की मुलाकात होती है ड्रेया से, जो ऑगस्ट की ही एक बहुत काबिल और खतरनाक एजेंट है। वो जेक पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, लेकिन जब वो उसका हुनर देखती है तो दोनों को साथ काम करना ही पड़ता है। और उनका पहला काम, एक किले जैसे चर्च से एक बहुत जरूरी नक्शा निकालना। और जैसे ही उन्हें नक्शा मिलता है, बूम, वोल्कोव की पूरी फौज उन पर टूट पड़ती है। इसके बाद जो होता है वो है पेरिस की बर्बाद सड़कों पर एक जबरदस्त चेस सीन। उनके पीछे एक बुलेट प्रूफ ट्रक, बाइक्स और तो और एक टैंक भी बढ़ जाता है। और इसका अंत होता है एक ऐसी छलांग के साथ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो किसी तरह बच तो निकलते हैं, पर जेक के दिमाग में अब शक का कीड़ा घर करने लगता है। इतना खून खराबा, इतना बड़ा खतरा, क्या सच में सिर्फ एक पेंटिंग के लिए? उसे लगने लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, कोई ऐसी बात है जो उससे छुपाई जा रही है। जब वो ड्रेया से पूछता है तो वो बताती है कि उस तिजोरी में विद्रोहियों के लिए हथियार भी हैं। लेकिन जेक को पता है कि ये पूरा सच नहीं है। असली वजह कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इस पूरे खेल को ही पलटकर रख देगा। उस नक्शे में छिपा एक सीक्रेट मैसेज उन्हें शहर के सबसे खतरनाक इलाके की तरफ ले जाता है, एक पुराने किले की तरफ जिसका नाम है सेंटर हॉफ। और अंदर जाने का रास्ता अंधेरे और मौत से होकर गुजरता है। उस तिजोरी के अंदर घुसना मतलब नामुमकिन सा काम है। जेक को एक एयर शाफ्ट से नीचे उतरना है, एक बहुत बड़े पंखे से बचना है और फिर पानी से भरी एक सुरंग में तैरना है। ये एक ऐसा काम है जो उसे उसकी हिम्मत की आखिरी हद तक ले जाता है। और फिर तिजोरी के अंदर आखिरकार सच सामने आता है। असली खजाना मोनालिसा की पेंटिंग है ही नहीं, वो तो शीत युद्ध के समय का एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसे मोनालिसा के नाम के पीछे छिपा कर रखा गया था। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। जेक को समझ आ जाता है कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। वो जानता है कि ऑगस्ट हो या वोल्कोव, किसी के भी हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब देना मतलब दुनिया की तबाही। तो वो अपना सौदा तोड़ देता है। वो डेरिया और उस बम दोनों को वहीं छोड़कर चला जाता है। और ठीक उसी वक्त वोल्कोव की फौज वहां पहुंच जाती है। और वोल्कोव को वही मिलता है जो वो चाहता था। वो उस बम को अपनी बख्तरबंद ट्रेन में लोड करता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। एक पल के लिए लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन जेक भाग तो सकता है, पर अपने ज़मीर से नहीं। उसे एहसास होता है कि इस आने वाली तबाही का जिम्मेदार कहीं न कहीं वो भी होगा। और वो वापस लौटता है। वहां उसे ड्रेया जिंदा मिलती है और दोनों मिलकर एक नया मिशन बनाते हैं, वुल्कोव को किसी भी कीमत पर रोकना।
और इसके बाद जो हम देखते हैं वो है एक फाइनल जबरदस्त अटैक। जैक एक ट्रक से चलती हुई ट्रेन पर छलांग लगाता है, वोल्कोव के आदमियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ ड्रेया आगे के पुल पर बम लगा रही होती है। मतलब ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मोमेंट है। इस पूरी लड़ाई में वोल्कोव मारा जाता है और बॉम्ब एक गहरी खाई में समा जाता है। जेक और ड्रेया फिर से एक साथ हैं, पर अब जेक सिर्फ एक ट्रेजर हंटर नहीं है, उसने अपनी जान किसी बड़ी चीज के लिए दांव पर लगाई है। तो जेक अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने ऑगस्ट के पास लौटता है। वो उसे बम की एक्टिवेशन की यानी चाबी सौंप देता है। वो साफ कह देता है कि अब वो कोई और मिशन नहीं करेगा और आखिरकार उसे अपना इनाम मिल ही जाता है, उसकी नाव, और इस बार ड्रेया भी उसके साथ है। तो जेक और ड्रेया दोनों साथ में निकल पड़ते हैं एक नए सफर पर। आखिरकार वो अपनी शर्तों पर इस दुनिया को देखने के लिए आजाद हैं। जेक ने भागने का अपना सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई है और ये किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी ट्विस्ट है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ऑगस्ट उस चाबी को अपनी तिजोरी में रखता है और ठीक उसके बगल में दीवार पर असली मोनालिसा पेंटिंग टंगी हुई है। इसका मतलब वो पेंटिंग तो हमेशा से उसी के पास थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ऑगस्ट को पेंटिंग चाहिए ही नहीं थी तो उसने ये सब करवाया क्यों? आखिर वो चाहता क्या था? एक ऐसी दुनिया में जहां सबसे खतरनाक हथियार को एक बेशकीमती कला के पीछे छिपाया गया हो, वहां पावर यानी शक्ति का असली मतलब क्या है? और इस खतरनाक खेल में ऑगस्ट की अगली चाल क्या होगी?